हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एचडीसीआई के इस यूट्यूब चैनल पे। समर वेकेशन आपके चल रहे हैं। आई होप बहुत आप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना है। और इसी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th का न्यू चैप्टर, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है हमारा कंटेंट। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में जब भी अपना मॉड्यूल ओपन करोगे तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया गया है। ओवरव्यू मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें देखना है कि फोर्स यानी कि वो पुश है पुल है किस फॉर्म में है। फिर इन ही फोर्सेस का इंटरेक्शन जब होता है, इंटरेक्शन मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्शन, यानी फोर्स लगना, पुल करना, पुश करना। इसी के बाद फोर्स पे बेस्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फोर्स को, इफेक्ट ऑफ फोर्स को, टाइप्स ऑफ फोर्स को, प्रेशर को, और उसके साथ जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ जो गैस है, एटमॉस्फेयर है, ये हम पे कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। साथ ही साथ जो वाटर है यानी लिक्विड्स है, ये कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में हमें देखना है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए ओवरव्यू हमें क्या पढ़ना है, एक्चुअली चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस चैप्टर की पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एंड प्रेशर से। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, साथ ही साथ इंजीनियरिंग में। अपने आसपास जो भी आप बड़े स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटा सा पेन आपके हाथ में है, टेबल है, चेयर है, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट उठाते हो, उसे रखते हो, आप चलते हो, ऐसी बहुत सारे फिनोमेना जो डेली लाइफ में आप करते हो। और इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि उन्हीं एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने कुछ ना कुछ डिवाइस बना रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और इंजीनियरिंग में काम आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को, यानी देखेंगे कि फोर्स क्या है, कैसे है। उसके बाद इसका और भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन देखेंगे। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आप एक दिन खड़े हुए, अचानक से आपने टेबल खिसकाना शुरू कर दिया, यानी टेबल को पुश या पुल किया, या आपने फिर क्या किया कि फुटबॉल को किक किया, या आप क्रिकेट खेलने गए तो बैट से बॉल को हिट किया। ये सारी चीजें बेटा इंटरेक्शन में आएंगी, है ना। उसके बाद किस तरह से ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करेगा, यानी उसे मोशन में लेके आएगा। ये सारी चीजें हमें देखनी है। फोर्सेस को जब हम कैरेक्टराइज करते हैं बेटा, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप कहते हो कोई की बहुत अच्छा है, कोई कहते हो बहुत बुरा है। तो बेटा ये डेली लाइफ के फिनोमिना कैरेक्टरिस्टिक्स में है। लेकिन जब फिजिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है बच्चों, तो उसमें हमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं? तो हमें यहाँ पर उसका देखना है बच्चों कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, हम किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या चेंज आता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ सिनेरियो में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों हमें इसमें देखना है। इसके साथ साथ हमें क्या देखना है कि फोर्सेस के कुछ टाइप्स हैं। जैसे आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इसके साथ साथ एक न्यूक्लियर फोर्स है। ये सारी चीजें हमको देखनी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चों यहां से आ जाएं अगर हम। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ध्यान से आप देखिएगा कि सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फोर्स को। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फोर्स को देखते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बुक का पेज क्यों लगा रखा है, ताकि बच्चों आपकी बुक पढ़ने की आदत भी साथ साथ रहे। आप अपने बुक को भी देख सकते हो कि अच्छा सर पढ़ा कहाँ से रहे हैं, और फिर वहां से जाके बेटा उन्हें आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो भी इसमें वर्ड आएंगे उनकी वॉकैबुलरी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप बेटा उन्हें नोट करोगे, मैं आपको जैसे साथ साथ बताता जाऊंगा। तो अगर मैं देखूं कि बच्चों फोर्स क्या है, तो फोर्स में सबसे देखिए बेसिक बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि फोर्स जब भी हम बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले कहते हैं पुश और पुल। ये एक इतनी बेसिक चीज है बेटा पुश और पुल, कि जब भी डिफिनेशन की बात आती है तो फोर्स हर बच्चे को याद रहता है, पुश और पुल। पुश का मतलब खींचना, अपनी तरफ किसी चीज को हम खींचते हैं, वो पुश है। पुल का, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पुश का मतलब धकेलना, किसी चीज को धकेलना, वो पुश है। और पुल का मतलब क्या है? खींचना, है ना। तो चीजों को हम खींचते हैं। जैसे आपके सामने कोई टेबल रखा है, अब उस टेबल को या तो आप ऐसे खींचोगे, उसको बेटा बोलते हैं पुल, या आपने से दूर धकेलोगे, उसे क्या बोलते हैं? पुश। तो जो पुश होता है बेटा वो हमसे अवे होता है, अवे का मतलब दूर होता है। लेकिन जो पुल होता है बच्चों वो हमारी तरफ होता है, यानी टूवर्ड्स होता है। तो एक बात तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि जैसे आपके सामने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट ऐसे सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने ये फोर्स लगाया, तो ये मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हो ऐसे, ठीक है ना, ये आप खड़े हुए हो। अब आपने क्या किया, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो बच्चों ये आप कर रहे हो पुश। ये क्या कर रहे हो आप, पुश। और पुश का मतलब क्या है, अपनी बॉडी से आप चीज़ों को दूर भेज रहे हो। तो इसलिए पुश का जो नेचर होता है बच्चा, ये अवे होता है। पुश कैसा होता है बच्चों, तो पुश कहते हैं कि किसी भी बॉडी से अवे होता है। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चों ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ना, यहाँ पे आप हो, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने इस चीज़ को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा। तो अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है, इसको आप पुल करोगे, और जब पुल करोगे तो ये आपके टूवर्ड्स यानी आपकी तरफ होगा। तो आपसे जो दूर है, आपसे जो दूर है, आपसे बॉडी से हट रहा है, वो बच्चों पुश होता है, और ये फोर्स का ही एक फॉर्म है। और जो आपकी बॉडी की तरफ है, ठीक है, जिसमें आप खींच रहे हो, है ना, ये आपकी तरफ है, आपके नज़दीक आ रहा है, ठीक है, आपके पास जा रहा है, तो ये बेटा क्या है, पुल है। तो जब भी हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स की सबसे बेसिक डिफिनेशन बच्चा आप यही लिख देते हो कि फोर्स क्या है सर, तो फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स बस सिंपली पुश और पुल है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर अप्लाई करते हैं। फोर्स क्या है बच्चों, फोर्स पुल या पुश है किसी ऑब्जेक्ट पर, जो हम अपने किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हो। अब अपने आसपास जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, आपके रूम में रखी हुई हैं, जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हो, वो सारी बेटा चीज़ें फिजिक्स में ऑब्जेक्ट या बॉडी कहलाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा कुछ और ध्यान से देखिए कि क्या है। जैसे आपको एक डोर ओपन करना है, यानी दरवाजा खींचना खोलना है, तो क्या करोगे, वी यूजली हैव टू द डोर हैंडल, अपने जो डोर हैंडल है उसको हम खींचते हैं, ठीक है, ठीक है, वी हैव टू पुल द डोर हैंडल, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसे पुश या पुल करके दरवाजा आप खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये लड़का जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये क्या कर रहा है, दरवाजा को खींच रहा है बेटा, है ना, ये खींच रहा है ना, ये पुल है, तो इससे ओपन हो जाएगा। ये पुश कर रहा है दूसरा जो पर्सन है यहाँ पे, ये बॉय, तो बेटा क्या हो जाएगा, इससे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुश और पुल की बच्चों हम डिफिनेशन देखें, तो पुश और पुल की बच्चों डिफिनेशन तो बहुत ईजी हो जाती है। क्या डिफिनेशन हो जाती है, देखिए, ए पुश और पुल, देखिए पुश और क्या है, ये है बच्चों ए, देखिए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब भी आपसे डिफिनेशन की बात की जाएगी तो आपको सिंपली इतना कहना है कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स। तो बच्चों ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है आपकी बुक में आप देखोगे, ये बेटा फोर्स की डिफिनेशन है। और जब आप नोट्स बनाओगे तो बेटा ये बात जरूर आपको लिखनी है कि फोर्स क्या है। तो पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी बच्चों जो है, ये बच्चों पूरा आपका फोर्स है, ठीक है। इसके अगर हम आगे देखें, ठीक है, अब फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है भाई, फोर्स अप्लाई करते हो तो किसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हो। डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पे हम बेटा पुश कर रहे थे अवे, अपने से दूर, तो ये डायरेक्शन है। यहाँ खींच रहे थे अपनी तरफ, तो बेटा ये क्या था, टूवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, एक बार आप फोर्स जब पुश कर रहे हो तो राइट साइड फोर्स लगा रहे हो, एक बार जब पुल कर रहे हो तो अपनी तरफ यानी लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स में उसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना आप फोर्स लगा रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही साथ फोर्स की बेटा डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या करते हो कि कोई एक बॉल है, ऐसे बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो ये बेटा फोर डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर हो गई। या अपने से ऐसे दूर धक्का लगाया तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की, अपनी तरफ खींचा, ये डायरेक्शन हो गई। तो बेटा फोर्स में साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरी बात क्या है, एंड द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश या पुल करेंगे, ये बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। अब फोर्स में जो पुश और पुल है, ये कितने टाइप का हो सकता है, एक तो बच्चों पुशिंग, किसी चीज को धकेलना, पुलिंग, किसी चीज को खींचना, हिटिंग, मारना, जैसे आप बैट से मारते हो बॉल को, या आप वॉलीबॉल खेलते हो तो हैंड से मारते हो। उसके बाद लिफ्ट, किसी चीज को उठाना, बकेट उठा रहे हो आप, कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, ठीक है। किकिंग, फ्लिकिंग, ये सब बेटा इसी में है, अपने डेली लाइफ में जो एक एक्शन है बेटा, ये फोर्स के ही टाइप हैं जो हम करते हैं, ठीक है। और वेयर वी यूजली अप्लाई द फोर्सेस, और इस तरह से बच्चों हम फोर्स लगाते हैं। तो आज आपका पहला टास्क ये है बेटा, फिजिक्स क्या है, देखिए हम जो बेटा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसे कितना हम अपने आसपास देख पाते हैं।
तो आज जब बेटा आप दिन में एक्टिविटी कोई भी करना, एक्टिविटी मतलब जो कुछ भी करना, तो सोचना कि क्या उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सर हम, क्या उसमें कोई पुश और पुल जैसी एक्टिविटी है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि पुश और पुल जैसी कोई एक्टिविटी है या नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों जो पुश और पुल वाली एक्टिविटी है, आपको ध्यान देना है कि आज आप जो भी काम करोगे उसमें कहां पर आपने फोर्स को एज अ पुश अप्लाई किया, कहां पर आपने फोर्स को एज अ पुल अप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पर और भी चीजें हैं फोर्स के बारे में, देख सकते हो कि फोर्स और कहां अप्लाई करते हैं। ए फोर्स इज अप्लाइड व्हेन ए पुश ए टेबल, टेबल को पुश कर रहे हैं। पुल ए डोर, किसी डोर को खींच रहे हैं। हिट ए बॉल विथ अवर बैट, है ना, बैट से बॉल को मार रहे हैं। लिफ्ट ए बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा है, उसे आप उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, लिफ्ट मतलब उठा रहे हो। या फिर जो हॉकी प्लेयर होते हैं, देखा होगा हॉकी प्लेयर क्या करते हैं, हॉकी प्लेयर जो बॉल है, हॉकी प्लेयर बॉल को ऐसे 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 घुमाते हुए लेके चलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लिकिंग या ड्रिबलिंग है, ये भी क्या है, फोर्स लगा रहे हैं और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों आज आप जब पढ़िए, ठीक है, अपना मॉड्यूल उठाइए, जो मैंने चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन की है इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, है ना। और आपकी आज की एक्टिविटी होमवर्क क्या है, होमवर्क का मतलब ये नहीं कि आपको मुझे दिखाना है, सर को दिखाना है, आपको समझना है कि अच्छा सर ने ये बताया था तो इस तरह का फोर्स अपनी डेली लाइफ में हम देखो अप्लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरों को भी समझा सकें कि ये दो हम जो लिफ्ट कर रहे हैं ये बेटा क्या है, ये फोर्स है ना, ये उठा रहे हैं, ये हिट कर रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों, फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जहां नहीं आया होगा बच्चों आप डाउट पूछ सकते हो, उसके लिए मैंने आपको नंबर तो शेयर ही किया था व्हाट्सएप का। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो बच्चों कि क्या करोगे आप मुझे यही जो कमेंट सेक्शन होगा यूट्यूब का, इसके कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अगर हम देखें कि अब इसके आगे क्या है, देखिए इसके बाद बच्चों एक डिटेक्टिव माइंड आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये जो डिटेक्टिव माइंड है ये भी एक इंपॉर्टेंट ही है। देखिए क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। When forces are applied on an object in the same direction, we get the net force by adding the magnitude of force. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Forces are applied on an object in the same direction, we get the net force by adding the magnitude of forces. ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान देंगे आप। इसका बच्चों सिंपली मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे ये एक फोर्स लग रहा है F1, ये दूसरा फोर्स लग रहा है F2। अब आपसे पूछा जाए कि बेटा इस पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना लग रहा है, या मान लो एक फोर्स और लग रहा है F3, तो तीन फोर्स इस पे लग रहे हैं F1, F2 और F3। तो तीनों फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें चेक करना रहता है कि जो तीनों फोर्स लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो F1 कहां लग रहा है, राइट साइड। आप राइट और लेफ्ट समझते हो ना, जैसे आप बैठे हुए हो तो इस तरफ क्या है आपका राइट, ये आपका जो हाथ है ये राइट हो गया, उल्टा हाथ आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो देखो F1 फोर्स कहाँ है, राइट में है। F2 फोर्स देखो कहाँ है, राइट में है। F3 फोर्स देखो कहाँ है, राइट में है। यानी ये तीनों के तीनों बच्चों कहाँ हैं, तो तीन के तीनों फोर्स बच्चों हैं सेम डायरेक्शन में। तीन के तीनों जो फोर्स हैं बच्चों वो सेम डायरेक्शन में है। और जब सारे फोर्स बेटा सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको जो इनका टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स एफ नेट, वो क्या करना है, इनको ऐड कर देना है सिंपली। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3। कब, जब तीनों सेम डायरेक्शन में हो। तो कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन मिला और उसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, फोर्स की डायरेक्शन। अगर सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनका जो टोटल फोर्स एफ नेट रहेगा उन्हें क्या कर देना है, सिंपली आपको ऐड कर देना है। समझे। तो ये डिटेक्टिव माइंड में पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि अब जो फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर,
वो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। इसको समझते हैं बेटा हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने पहली चीज बेटा ये लिखी है, इसको आप नोट जरूर करेंगे। आप नोट्स बनाते हुए बच्चों पढ़ाई करेंगे। अब मैं इसका सेकंड पोर्शन आपको समझा रहा हूं। सेकंड पोर्शन का मतलब ये जो यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, ये लाइन समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या करना है बच्चों हमें, अब ध्यान से देखिए। ये तो पहला पॉइंट था, इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। देखिए इसका जो सेकंड पोर्शन है वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये एक फोर ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 ये ऐसे, और दूसरा फोर्स लग रहा है F2 कुछ ऐसे। अब आपसे नेट फोर्स पूछे तो नेट फोर्स का मतलब क्या है कि टोटल फोर्स क्या होगा। तो अब तुम जरा देखो ध्यान से, F1 बेटा कहां है? F1 की डायरेक्शन है राइट साइड, लेकिन F2 फोर्स कहां लग रहा है? तो F2 फोर्स लग रहा है बच्चों लेफ्ट साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अब बेटा ये सेम डायरेक्शन नहीं है, आप ध्यान से देखो तो ये कौन से डायरेक्शन में हो गई? ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो जब बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनका हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब माइनस लेंगे, लेकिन माइनस भी किससे करेंगे? बड़े फोर्स से छोटे फोर्स को, यानी लार्जर फोर्स से छोटे फोर्स को करेंगे। तो इस सिचुएशन में ऐसा लिखा, मैंने बताया नहीं कि क्या लार्जर है, लेकिन लेट सपोज मान लो यहाँ पे जो F2 है ये लार्जर है, मतलब बड़ा फोर्स है कंपेरिजन टू F1। मतलब जो फोर्स F2 लग रहा है लेफ्ट साइड में वो ज्यादा है कंपेरिजन टू F1। तो बेटा F नोट क्या होगा? पहली चीज, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको हम माइनस करोगे। इससे पहले मैं आपको क्या बताया था? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है बेटा तो उसे माइनस करते हैं। लेकिन किससे किसको माइनस करेंगे? हमेशा बड़े फोर्स से छोटे फोर्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1। ये आपको ध्यान रखना है, समझे। तो डिटेक्टिव माइंड का ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो दोनों पॉइंट को अगर मैं एक साथ लिख दूं और आपको नोट करना पड़े, चलिए मैं इसको बता देता हूं। दोनों पॉइंट को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। देखो बच्चों क्या करना है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है पहला केस, और ये फोर्स लग रहा है इस पे F1 राइट साइड, दूसरा फोर्स लग रहा है F2, वो भी कहाँ लग रहा है? राइट साइड। तो यहाँ पे टोटल फोर्स F नेट क्या कर दोगे? F1 प्लस F2 कर दोगे। लेकिन इसका सेकंड केस बेटा अच्छे है कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पे F1 लग रहा है राइट साइड, लेकिन F2 लग रहा है लेफ्ट साइड यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो F नेट क्या करोगे? यहाँ पे अगर F2 जो है वो ग्रेटर देन है F1, यानी जो F2 है वो F1 से बड़ा है। F2 क्या है? F2 है वो F1 से बड़ा है, ठीक है। F2 क्या है? वो F1 से बड़ा है। तो इस केस में क्या कर दोगे आप? F2 माइनस F1 कर दोगे, समझे बच्चों। तो ये आपका जो है डिटेक्टिव माइंड का फर्स्ट पॉइंट है जो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और इस चीज़ को यहाँ पे एक बार आपको नोट करके अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत कोई टफ चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ जो आपको दिक्कत करे, है ना। ये आपको बेटा समझ में आ रहा होगा कि चाहिए कैसे है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, और इसके आगे जब चलेंगे तो डिटेक्टिव माइंड पे ही देखेंगे हम दूसरा पॉइंट क्या है। डिटेक्टिव माइंड के जब दूसरे पॉइंट पर आप जाओगे, फोर्स हैज ए सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, यानी हर फोर्स की जब भी आप बात करोगे तो उसमें डायरेक्शन जरूर लोगे। यानी इट मीन्स दैट वी कैन अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट। अब बेटा ये अलग चीज़ है, प्रैक्टिकली इसको हम देखेंगे। लेकिन आप ध्यान रखो जब भी फोर्स की बात करो तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी बात आपको बात करनी है। उसके साथ साथ फोर्स का कहीं ना कहीं एक सोर्स होगा। सोर्स मतलब जहां जिसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है।
तो बिना सोर्स के तो फोर्स पॉसिबल नहीं है। जैसे आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, रखते हो, खींचते हो, ढकेलते हो, लिफ्ट उठाना, ठीक है, रखना, पुश धकेलना, पुल खींचना, तो बेटा ये फोर्स लगा रहे हो। और यहाँ पे फोर्स का सोर्स क्या है? आप अपने मसल से फोर्स लगा रहे हो, है ना, अपने मसल से फोर्स लगा रहे हो, यानी एक तरह का मस्कुलर फोर्स है ना, तो ये बेटा ये सोर्स हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तीसरा जो पॉइंट था। फिलहाल इसमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, वो पहला ही पॉइंट है, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब फोर्स होता कैसे है? ठीक है, तो फोर्सेस जो होते हैं बच्चों, ये होता है ड्यू टू एन इंटरैक्शन। अब ये इंटरैक्शन का मतलब क्या है, जरा हम ध्यान से देखेंगे। फोर्स इंटरैक्शन का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉज्ड बाय एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बच्चों इस लाइन का? जैसे तुमने इस ऑब्जेक्ट को ढकेला, पुश किया, या इसको खींचा, तो बेटा तुम अपने हाथों से फोर्स लगाओगे तो तुम्हारा हाथ एक ऑब्जेक्ट हो गया। जिस ऑब्जेक्ट को तुम खींच रहे हो वो भी तो हुआ। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन, मतलब दोनों टच हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, आगे देखिए। इन केस इफ देयर इज ए नो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, टच ना करें, फोर्स ना लगे, खींचे ना, कुछ ना करें, तो बेटा नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट। तो फोर्स अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता। जैसे आपके कमरे में कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तुम चाहो ऐसे करो हाथ, और कोई मंत्र पढ़ा जादू जैसा, आ जा, और तुम्हारी तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा। तुम उसे जाओगे, उठाओगे, ठीक है, तो वो जो उठाना हुआ अपने हाथ से पकड़ के, बेटा वो इंटरेक्शन है। तो अगर वो इंटरेक्शन ना हो, तो क्या तुम ऐसे अपने रूम में बैठे बैठे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकते हो? नहीं बेटा, नहीं खींच सकते हो। और जब नहीं खींच सकते हो बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स का कोई इफेक्ट हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन मोर डीपली। अब फोर्स बिना इंटरेक्शन के नहीं होता है। इंटरेक्शन का मतलब आप सोच लो, क्रिकेट की बॉल है, बैट से हिट करते हो, यानी बैट और बॉल के बीच में इंटरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट उठाते हो तो आपके हाथ में उस ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, आप पेन से लिखते हो तो पेन से आपके हाथों के बीच में इंटरेक्शन, प्लस पेन का उस कॉपी पे इंटरेक्शन। बेटा ये सब इंटरेक्शन है। इंटर मतलब बीच का, एक्शन मतलब दो लोगों के बीच, है ना। तो दो लोगों के बीच या दो ऑब्जेक्ट के बीच जो एक्शन है उसे इंटरेक्शन हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सिचुएशन हमें ऐसे देखने हैं कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ चीजें और देखें, जैसे देखो यहाँ पे, assume that a man is standing behind a stationary car। स्टेशनरी कार का मतलब वो कार जो रुकी हुई है, रेस्ट पर है, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है। Where there is a no interaction between the man and the car। तो अगर मैन और कार के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब कार दूर खड़ी है, और जैसे ये कार है, ये कार है, अब कार के पीछे यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, और इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। यानी कि जो मैन है वो कार पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कार जो है मैन पे फोर्स नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार डज नॉट मूव, कार मूव नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद हम क्या करें, जो मैन है वो पुश करना शुरू करे कार को, यानी अब जो वो आदमी है वो उस कार को ढकेलना शुरू करे। ठीक है, तो कार क्या होगा, कार बच्चा स्टार्ट करेगा मूविंग। किसके वजह से? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब धकेल रहा है, उसको इंटरेक्शन का बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैन जब कार को ढकेलेगा तो कार डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, मतलब जिस डायरेक्शन में ढकेलेगा, पुश करेगा, उस डायरेक्शन में कार चलना शुरू कर देगी। यानी अब हम कहेंगे कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी कार, यानी कार पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल मैन कार पे फोर्स लगा रहा है। हम ऐसा सिचुएशन भी देखेंगे कि कार भी मैन पे फोर्स लगाता है, लेकिन थोड़ा डीपली बात हो जाएगी, अभी फिलहाल उसी बात नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन में केवल और केवल क्या हो रहा है कि मैन ने कार पे जब फोर्स लगाया तो पहला उसे बोलेंगे हम इंटरेक्शन। उसे क्या बोलेंगे हम? इंटरेक्शन। और ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यही है। ठीक है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके हम। तो अगर इसके आगे देखें तो देखिए क्या होता है।
तो हियर वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाने के लायक हैं, कैपेबल है, तो इंटरेक्शन सेटअप होता है बिटवीन देम। कैसे? बाई पुशिंग और पुलिंग, पुश करने से या पुल करने से। तो वी कैन इन्फर, हमें पता चलता है एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, जब भी हम बात करेंगे इंटरेक्शन की तो बच्चा वहां पे एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। कभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? इंटर का मतलब मैंने बोला बीच का, एक्शन मतलब दो लोगों के बीच में। तो हमेशा जब भी इंटरेक्शन की बात करेंगे तो बच्चों दो ऑब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे। क्यों? एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स दूसरे पे लगा रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने इसमें बताया, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। कहीं कुछ भी लगता है तो आप मुझसे डाउट में आके पूछेंगे, ठीक है? अब देखिए फोर्स के लिए क्या चाहिए, पुश और पुल होना चाहिए। फोर्स क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन में एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए, बिना इसके कोई मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है, ठीक है बच्चों? इसके जो आगे का टॉपिक क्या है बच्चों, बोर नहीं होना है। थोड़ा सा ऑनलाइन में क्या होता है, चीजें क्लासरूम जैसी नहीं होती है। क्लासरूम में आप कुछ भी शरारत करते हो या आप अटेंशन नहीं दिखाते हो पढ़ाई की तरफ, तो हम आपको बोलते हैं कि बेटा प्लीज इधर देखो, पढ़ो। लेकिन बेटा ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा आपके पास आजादी ज्यादा है ना, तो आपने मुझे ऐसे पॉज कर दिया, मैं ऐसे रुका हुआ हूँ, फिर आपका मन किया आपने मुझे ऑन कर दिया। तो बेटा ये नहीं करना है, पढ़ाई को बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से करना है। और ये समझना है बेटा हमारी जिम्मेदारी क्या है। देखिए हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक अच्छे संस्था में हमारा नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है, हमें अच्छी किताबें ला के दे सकते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी पढ़ाई ना रुके। लेकिन बच्चों पढ़ना हमें खुद पड़ेगा, है ना? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत से दिखाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि हाँ पापा या मम्मी आप जो चाहते हो हमसे, हम आपके लिए करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, और हम जो है ना एकदम नाम रोशन करेंगे अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, है ना? उसमें ये नहीं है कि आप बहुत ही आलस में आ गए, फिर आप बैठ गए, फिर लेट गए, चलो कल देख लेंगे। बेटा कल कोई चीज़ होती नहीं है, कभी कोई काम कल हो ही नहीं सकता है, जो है बस आज है, ठीक है? और जो चीज़ आज बीत जाएगी बेटा हम वो चाह करके भी कल वापस नहीं ला सकते हैं। तो एटलीस्ट पूरे दिन में जो 24 घंटे हैं आपसे पढ़ने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जितनी देर आप हो सके मिनिमम उतना आप पढ़ें, ठीक है? लेक्चर्स भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम मिल ही जा रहे होंगे, थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि बेटा बहुत दिक्कत होती है चीज़ों को अपलोड करने में, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कभी वेदर दिक्कत हो रहा है ना। लेकिन फिर भी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई ना रुके, तो आपको बेटा मेहनत करनी है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। चलिए, तो ज़्यादा मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों लॉज ऑफ मोशन है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है भाई? बात समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने लगाया फोर्स, फोर्स लगाने से, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे आपने लगाया फोर्स, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे आपने लगाया फोर्स। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया, मूव करने का मतलब है वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए भी कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जो साइंटिस्ट ने दिए। और ऐसे ही एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने, है ना, सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा है बच्चों? उनकी 3 लॉज है, जिसमें जो उनका फर्स्ट लॉ है, एक तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, 3 लॉ है एक्चुअली बेटा लॉज ऑफ मोशन में। एक न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और एक न्यूटन का थर्ड लॉ है। और तीनों लॉज को बेटा हम बारी बारी से देखेंगे, है ना? बारी बारी से हम तीनों को ही देखेंगे, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं, तीनों लॉज को हम लिए बारी बारी से। तो सबसे पहला जो लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आराम से देखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ।
If the object is at rest, it will remain at rest. And if it is in uniform motion, it continues to be in motion unless some external force is applied on it. ठीक है, ये क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपके कमरे में जो भी एक चीज आपके पास आसपास दिख रही हो उसको देखो आप, जो भी आसपास है। मान लीजिए आपके सामने कोई एक बुक रखी है, आपके सामने क्या है, आपके कमरे में यहाँ पर एक किताब रखी हुई है। ये मान लीजिए टेबल है, टेबल पे ऐसे एक बुक रखी हुई है। अब सोचो कि ये बुक कब तक उस जगह पे ऐसे ही रखी रहेगी। मैं आपसे पूछूं क्या बेटे ये बुक अपने आप से चलने लगेगी? यानी अभी ये रेस्ट पर है, तो हम कहेंगे बुक जो है वो है स्टेट ऑफ रेस्ट पे। बुक किस कंडीशन में है? तो बुक कहोगे स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो मैं आपसे बोलूं कि क्या ये बेटा बुक अपने आप चल सकती है? नहीं बेटा, बुक अपने आप चल ही नहीं सकती। बुक जैसे रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रखी रहेगी, है ना। अगर बुक अपने आप से चलने लगी तो आप चिल्लाने लगो कि भूत है कमरे में, भूत आ गया, भूत आ गया। हालांकि भूत जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो ये बुक अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर रहेगी, ठीक है, समझे बात? यानी ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब मान लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे कब तक रहेगा? सोचो आप, जब तक बच्चों इस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। जब तक इस पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो बच्चों ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करके थोड़ा कहीं आगे पहुंच जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा ये आगे पहुंच जाएगा। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट में मोशन कब आया? जब हमने फोर्स लगाया। तो पहला लॉ सिंपली यही कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इट विल रिमेन एट रेस्ट। कब तक? अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए हुआ। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि लेट सपोज बच्चों ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में हो, यानी ऑब्जेक्ट चल रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो चल रहा है, यानी वो स्टेट ऑफ मोशन में है। कहाँ है वो? स्टेट ऑफ मोशन में है। कहाँ है वो? स्टेट ऑफ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, पहला हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लेट सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा हो, मोशन में हो, चल रहा हो, है ना। तो बेटा वो मोशन में ही रहेगा, वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में, उसी स्टेट को बेटा वो मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम कहेंगे बच्चों वो स्टेट ऑफ मोशन में है। किस में है वो? स्टेट ऑफ मोशन में है। और कब तक रहेगा बेटा स्टेट ऑफ मोशन में? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
ठीक है ना। यानी अगर आप चल रहे हो बेटा, जैसे आप चल रहे होते हो, मान लो कि आप साइकिल से जा रहे होते हो, ठीक है, तो आप साइकिल से अगर जा भी रहे होते हो तो साइकिल पैडल मार रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, चल रही है, तो अगर उसे रोकना है तो बेटा क्या करते हो, उस पर आप ब्रेक अप्लाई करते हो, उसे क्या करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो। लेकिन फिर भी क्या है, आप ब्रेक अप्लाई ना करो तब भी क्या होता है बेटा, कुछ देर बाद वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, तो उसके लिए बेटा एक एक्सटर्नल फोर्स और रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आपने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो अगर हम मान लें कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अगर हम ये मान लें कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो बेटा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ना होने पे बेटा वो अपने आप मतलब चलता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो क्या होगा, वो चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स हटा दें तो क्या दिखाई पड़ेगा हमें, कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ठीक है बच्चों, ये इसका दूसरा लॉ है। तो आप जब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करोगे तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में दो ही चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा कौन सी कंडीशन में, जब फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो तब तो आप रुक ही जाना होता है ना। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन until an external force is applied on it, and this is known as Newton first law। कोई ऑब्जेक्ट रुकी है तो रुकी रहेगी, कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो चलती रहेगी, कब तक, जब तक उस पे कोई बेटा एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एंड दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, है ना। अब जैसे अभी तुम ही हो और छुट्टियां चल रही है और सो गए, तो छुट्टी में क्या वैसे भी सोते रहते हो तुम, क्या अपने आप से उठ जाते हो सकता है कुछ बच्चे अपने आप से उठ जाते होंगे, वरना तभी उठते हैं जब मम्मी उठाती है। तो तुम एक ऑब्जेक्ट हो, सो रहे हो, स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो। अब कब तक स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहोगे, जब तक तुम्हें मम्मी आकर उठा ना दे। जब पापा आके बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, दोपहर होने वाली है, उठ जाओ अब, तो ये जो उठा रहे हैं ना आपको बेटा, कौन है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो क्या आप खुद से उठ जाते हो, नहीं उठते हो। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं जो खुद से नहीं उठते हैं, इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शन केस में होगा जो खुद से उठता होगा। तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, खेल रहे हो, कब तक खेलते रहते हो, जब तक हम नहीं स्कूल बुलाते थे कि बेटा वापस आ जाओ ग्राउंड से, मम्मी ना बुलाए पापा ना बुलाए तो खेलते रहते हो। तो कुछ ऐसा करके आप याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। मैं बार बार डिफिनेशन क्यों बोल रहा हूँ बेटा, आप बोर हो सकते हो, अरे सर आप बोर करो, बेटा बोर नहीं कर रहा मैं, आप बेटा इनको रिपीट करो, आप इनको बोलो, चीजें आपको क्लासरूम में ही बिल्कुल लर्न हो जाएं, याद हो जाएं। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन until unless an external force is applied on it। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा पहला लेक्चर है, हमने यहाँ पे फोर्स देखा और यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा। इसके बाद बच्चों मैं आपको स्टार्ट करूंगा तो न्यूटन सेकंड लॉ दूंगा, जो कि यहाँ पे इसका सेकंड लेक्चर होगा। जितनी मैंने चीजें आपको बताई, यहाँ पे अंडरलाइन कराई बेटा, आपके मॉड्यूल से ही है, आपके मॉड्यूल से बाहर नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको चीजों को अच्छे से वहां पे अंडरलाइन करके पढ़ना है और जो भी चीजें काम के हैं उनके नोट जरूर बनाने हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके रेगुलर लेक्चर्स जाएं, कोई भी ब्रेक ना हो। अगर कुछ ऐसा होता है बेटा तो मैं पहले से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन चलिए बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, है ना, आगे बढ़ते रहिए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है ना, कि आप आज रेस्ट कर लें, आप खेलिए भी, इंजॉय भी करिए, लेकिन थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई को भी दीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। ठीक है बच्चों, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे और उसके बाद बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो भी आपके मॉड्यूल से ही होंगे, क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल्स के बिना तो फिजिक्स कुछ है नहीं, बिना न्यूमेरिकल्स के बेटा फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। तो वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन भी देखेंगे जो आपको अपने कॉपी में करने रहेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में, ठीक है। और कोई आपको डाउट होता है तो जो यूट्यूब में वीडियो है उसमें कमेंट भी कर सकते हो, या मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है वहाँ आप व्हाट्सएप
मैसेज भी कर सकते हो कि सर इसमें क्या होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।